गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम, उसका आगाज हम करेंगे एक सवाल से, और सवाल है कि सबीन, आपने भी अपने बचपन में, नहीं आज से कोई 25-30 साल पहले सुना ही होगा कि 7 बादाम खाया करें। तो ये जो 7 बादाम खाने की बात होती रही, व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट ये जो वाज इतने लाइक साल तक, खैर ये अपने करेक्ट करें। नंबर वन, दूसरी बात ये कि दैट? नंबर्स की गेम है ना, नंबर्स की सवाल गेम। क्या था? ओह, आज क्योंकि सबीन भूल गई है। जो भी बच्चा भूल जाता था, जो भी बड़ा भूल जाता था, जो बहुत बड़ा भी भूल जाए, उसे कहते हैं बादाम खाया करो। इसका मतलब ये है कि आपका सवाल ही वैलिड नहीं था अगर आपने बादाम से मुतल्लिक किया, क्योंकि मैंने बादाम नहीं खाया बचपन में। स्पेशली 7 तो मैंने नजर बिल्कुल आ नहीं रहा है खाया। 7 तो मैंने बिल्कुल भी नजर आ नहीं रहे हैं। खाया। यही खाए होते तो ये हालात ना होते। लेकिन बड़े होके हमारे कुछ चले दोस्त अहबाब हैं, अगर वो ले आते हैं तो पूरे मैं 7 खा लेती हूँ। बादाम तो ये देखे, आज आपने पूरे 7 बादाम निकाले हैं। हमने अपने ठीक बड़ों है, से ही सुना कॉफी था। के साथ तो मैं नहीं इसको खाना पसंद करूंगी, लेकिन कॉफी के बाद में इंशाल्लाह ताला। लेकिन 7 बादाम खा के क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हम फौरन तो नहीं बता सकते, क्योंकि एक दफा 7 बादाम खाने से कुछ नहीं होता। आपको डेली रूटीन रखनी पड़ती है। जो लोग डेली रूटीन रखते हैं उनको वाकई इसका इम्पैक्ट नजर आता है। सोर्स लेकिन माय बताएं, क्वेश्चन इज, सोर्स बताएं कि ये सोर्स सच है। सोर्स बताएं कि ये तादाद है बादाम की, और 7 बादाम खाने से आपका हाफजा तेज होता है। ये सोर्स बताऊं? आई मीन आपकी मेमोरी तेज होती है। सोर्स मेरी दादी अम्मा। अच्छा, वैसे देखिए, नानियों दादियों और हमारे जो पहले की जनरेशन हैं, हाँ। तब से हम देखते हैं जब इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें चली आ रही होती है, तो हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और बड़े मजे से हम फॉलो कर रहे होते हैं, बेशक उसकी कोई लॉजिक हो ना हो। इट इज समथिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको नुकसान नहीं दे रही, बादाम खाने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चाहे उसकी नीयत आप हाफजा तेज करना रखें या सेहत को बेहतर करना रखें, बट हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव होती है। बट मेमोरी का आई डोंट नो इससे कोई ताल्लुक है नहीं। हम इसको गूगल भी करेंगे, होता है आप भी हमें ताल्लुक। बताएं, क्या आपने बचपन में 7 बादाम खाए, और अगर आपने खाए तो क्या आपको उसका फायदा हुआ? आज में व्हाट्सएप करें। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि हम इसको इतना चेक कर सकते हैं कि फायदा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि नहीं चेक हो सकता ना। हाँ। अब ये कैसे, अगर ना खाए होते और अगर खाए होते, आपको कंपैरिजन कैसे उसका हो सकता मैं है? बताती हूँ, हाँ। बच्चों को स्कूल का ये क्यों, कैसे चीज शुरू आ Okay. रही है। पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो बच्चों को लेसन जो है वो स्कूल का याद नहीं हो रहा होता। तब मुझे लगता है कि 7 बादाम देते थे, और वो आपने कहा फिर कि याद होता consistent था? चलें 1 साल भी अगर खा लेते हैं, तो यही तो हमने चेक करना है। यही तो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ आपके साथ, और क्या उसकी इंप्रूवमेंट आपने देखी हाँ, कि ये हो वो सकता है। आपको लेसन याद होना शुरू हो गया, आप पढ़ाई में बेहतर होना शुरू हो गए। तो आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ, आप जो बताएं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी मिथ्स होती थी, कोई और आपके माइंड में आ रही हो? जैसे नजर तेज करने के लिए बनता था ना एक, उसमें सौंफ, हाँ। मिश्री, बहुत सी और चीजें कूट के उसका एक सफूफ सा बना के वो दिया जाता था कि अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है तो आप रोज 1 चम्मच उसका खा लें। हाँ। तो उससे भी कहते थे नजर तेज होती है। अच्छा, और शहद है, शहद को के अंदर काली मिर्च डाल के उसको, चम्मच को चूल्हे पे गरम करके, और खांसी वो के लिए? खांसी के हाँ, लिए अच्छा, दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर्दियों में। हमारा तो उससे फर्क पड़ता है। कुछ का फर्क पड़ता है, कुछ का नहीं पड़ता, हाँ। बिकॉज कुछ लोग एलर्जिक भी तो होते हैं शहद से एलर्जिक होते हैं। चले, वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ओके, क्या बोलते हैं क्या उसको? बोलते हैं उसको? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपने है। भी बादाम नहीं खाया है। एक्सेप्शन है, मैंने खाए यही मैं बादाम, देखो बताना एक्सेप्शन है, चाहती मैं ये थी। कहना चाह रहा था। यही मैं बताना चाहती थी कि बादाम इन्होंने भी नहीं खाए, बस बातें कर रहे हैं। और हमारे कुलीग हैं जो कि बादाम हमारे लिए सुबह लेके आए हैं, शानी भाई, तो इन्होंने कहा कि चलो हम मुझे भी आगे दिए उन्होंने मुझे थे, लेकिन आई एम या वेरी जेनरस कि मैं हाँ, शेयर करता हूँ, बिल्कुल। बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग, तो या, मैं उसको या, बिलीव या। करता हूँ। अदरवाइज आई Absolutely. सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थे। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी खैर, मच। आज का हमारा टॉपिक, उस पर वापस आते हैं, और टॉपिक ये है कि आपने आज हमें बताना है जैसे कौन सी ऐसी बातें थी जो कि आप अपने नानी दादी अम्मा और ओवरऑल अपनी फैमिली में बड़ों से सुनते आ रहे हो, और आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में बहुत पुरानी चलती आ रही है। तो आज मैं व्हाट्सएप करें, हम प्रोग्राम में आपके जो है पैगाम शामिल भी करेंगे, लेकिन अपनी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि मैसेज जितने शॉर्ट होते हैं, हम उतनी हमें आसानी होती है उनको प्रोग्राम में शामिल करने की। सबीन, अच्छा चले, हमारे नानी या दादी की बात तो हम करते हैं। अभी भी जो नानी दादी माशाल्लाह सलामत, अल्लाह को सलामत रखे, उनकी वजह से बड़े ही ना घर का माहौल अच्छा बना रौनक होता है। होती है, बट माय क्वेश्चन इज कि आप जब इस उम्र को पहुंचेंगी, और मतलब माय क्वेश्चन इज कि ये जनरेशन है, जब ये नानियां दादियां नाना दादा वाली जनरेशन बनेगी, मतलब उस टाइम पे आएगी, तो ये क्या करेंगे?
आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं मुझे लगता आती। है क्योंकि ये तो सारी ये तो हर चीज को वैसे मिथ बोल रहे हाँ होते हैं और मिथ बहुत बोल सारी देते चीजें हैं। ऐसे ही मतलब खत्म कर देंगे। सो वाकई सवाल है ये कि क्या करेंगे हमारी अब जनरेशन, रियली स्पेशली जेन जी की बात की जाए, जेन अल्फा हाँ तो चले दूर, जेन जी की बात की जाए, जब वो इस उम्र को पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे? वैसे बड़ी बड़ी अच्छी है तो थॉट आई है कि हम इमेजिन कर रहे हैं उनको। और मेरे ख्याल है ट्रेडिशनल शायद बहुत कम होंगे या ट्रेडिशंस चेंज हो जाएंगे, ट्रेडिशंस बदलते भी तो हैं। सो यू नेवर नो, मे बी तब वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं मुझे लगता और है सभी जिस पता तरह से क्या अभी होगा ये चीजें उसमें, वो पता है नॉर्मलाइज क्या हैं। बताएंगे, वो स्टोरी सुनाएंगे हम्म। कि बच्चों तुम्हें पता है ये जो तुम्हें अभी इतना आगे बढ़ गए, आई डोंट नो एआई का दौर है, जो भी दौर होगा, उसमें वो बात करते हुए कह रहे होंगे हम जब छोटे थे तो हमारे अम्मा अब्बा हमें फोन यूज करने पे डांटते होते थे, हमें बहुत ज्यादा मार पड़ती होती थी। सो यू आर सो लकी कि तुम लोग तो एआई के दौर में या फॉर दैट मैटर टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत आगे, बिकॉज हमें याद है जब हम छोटे थे तो टेलीविजन देखना उसमें भी होता था कि अच्छा बहुत देर टेलीविजन नहीं देखना या नहीं देखना, बंद करो। ये तो हम वैसे अक्सर, सारी बातें ठीक होती थी। लेकिन अब देखो अब तो हम खुद कहते हैं टेलीविजन देख लो फोन ना देखो। वो तो देखें वो एक होता है ना कि इतनी जब आपने खराबी कर दी तो हम कहते हैं कम खराबी की चीज की तरह जाओ, बिकॉज वाकई आप स्क्रीन टाइम की जब बात करें तो उसमें तो टीवी भी आता है ना, हाँ टीवी भी है कि आप उसमें, एक लिमिटेड टाइम तक देखें, लिमिटेड स्पेशली टाइम तक बच्चों के आप देखें। पर्सपेक्टिव से, अगर 13 हाँ 14 साल तक के बच्चे हैं तो कहा यह जाता है कि अभी उनकी आंखें फुली डेवलप नहीं हुई होती, अगर उससे पहले उनको इतना एक्सपोजर दे दिया जाए तो वो आंखें अभी चूंकि डेवलप ही नहीं हो, डेवलप होने से पहले ही वो थोड़ी सी मुतासर हो जाती हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट पूरी जिंदगी रहता है। बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन कि कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड। एनीवेज जी, आज हमने बातें कुछ ज्यादा कर ली हैं। आई डोंट नो, अभी तुमने मौसम की बात की नहीं थी, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम भी खासा प्यारा है, चले इस खुशगवार पर है बात रात से। नहीं करते, कल गपशप बड़ी जो हफ्स रहते थी हैं। लेकिन कल बहुत हफ्स थी। हाँ, और आज जो है वो मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पकौड़ों का मौसम पकौड़ों का मौसम है। है और क्योंकि बारिश बहुत तेज भी नहीं हो रही कि उस तरह अच्छा की अच्छा मौसम है, प्लेजेंट। जो आप कहते हैं प्लेजेंट वेदर है, हाँ तो वो है, तो बारिश तेज होती है तो आप ठीक है, मौसम तो अच्छा होता है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे मामलात की वजह से वो खासा खराब हो खासा जाता खराब है। मामला हो सो जाता अल्लाह है, करे रहमत की एक बारिश नासुकून रहे। है। बिल्कुल, चलें जी, अपने अपने ऑफिस पहुंचे खैरियत से। अब तो वैसे अभी स्कूल की छुट्टियां ही हैं, लेकिन अब आखिरी आखिरी छुट्टियां के कुछ स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। सो एंजॉय योर टाइम एट होम। अभी नाश्ता वाश्ता जरा कर लीजिए, बाकी शो भी देखिए, एंजॉय कीजिए, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मेरा नाम बुशरा फ़ारूक है और मैं पेशावर टेलीविज़न की सबसे पुरानी और सबसे सीनियर आर्टिस्ट हूँ। 2000 के बाद ड्रामे मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन मैं एज पोइट्स जाती रही, मैं कंपेयरिंग करती रही, मैं डिस्कशन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती रही। टेलीविज़न से मेरा ताल्लुक़ उसी तरह कायम रहा। टेलीविज़न एक अकेडमी है जिससे मैंने सीखा, जिसने मुझे नाम दिया, मकाम दिया और मुझे इतने बहुत सारे अवार्ड्स का हकदार ठहराया। 2022 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ और 2023 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 11 नातिया हमदिया मजमूए हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में किसी खातून के 11 नातिया मजमूए नहीं हैं और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। इस वक्त मेरी टोटल 23 किताबें हैं। पहली किताब मेरी जब आई नातिया, तो पाकिस्तान भर में एक मुकाबला हुआ करता है 12 रबीउल अव्वल को, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तकदीसी अदब की किताबें जाती हैं और उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ दिया जाता है। मेरी किताब को पहला इनाम मिल गया, कौमी सदारती सीरत अवार्ड, ये 2016 में मुझे मिला था। वो मेरी पहली किताब थी। बाहर के ममालिक में भी जाने का मौका मिला। 8-10 दफ़ा मैं बाहर के ममालिक जा चुकी हूँ, सरकारी तौर पर बुलाई जा चुकी हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में, मुशायरों में, और ये इज़्ज़त देने वाला मुझे जो है तो मेरा पाकिस्तान है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुझे ये इज़्ज़त देने के लिए, ये रिगार्ड देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी पाकिस्तान टेलीविज़न का और कबीला अदब का, और इसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान का कि मेरा पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मैं जहाँ जहाँ गई मुझे पाकिस्तान के नाम से इज़्ज़त मिली। मैंने बहुत नाम कमाया, बहुत इज़्ज़त कमाई, लेकिन ये एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हम जहाँ गए हमें हाथों हाथ लिया गया। आखिर में मैं अपने प्यारे मुल्क के नाम 2 अशआर डेडिकेट करूँगी।
मेरे वतन ये शबो रोज़ यूं ही आते रहें कि तेरी मांग सितारों से हम सजाते रहें। खुदाए अज़्ज़ व जल हो अता हमें तौफीक कि धरती माँ का हर एक कर्ज हम चुकाते रहें, कि धरती माँ का हर एक कर्ज हम चुकाते रहें। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हमारा सेगमेंट है आर्ट एंड द आर्टिस्ट। बिल्कुल जी, और आज एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका काम बहुत जबरदस्त है, मुख्तलिफ है, बहुत बड़ा मुख्तलिफ सा है ना, मिनिएचर आर्ट यस मिनिएचर आर्ट। तो आज हम समझेंगे भी कि मिनिएचर आर्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें जितना हमने देखा इसको, जितनी हमारी उनसे ब्रेक पे बात भी होती है, मुगल दौर में स्टार्ट हुआ और मुगल दौर की इसमें झलक भी नजर आती है। बहुत से एग्जीबिशन वो कर चुके हैं, रिसेंटली भी उनकी एग्जीबिशन हुई है PNCA में इस्लामाबाद में। अदरवाइज ताल्लुक इनका कराची से है और कई अरसे से माशाल्लाह ये अपने इस आर्ट की तरवीज भी कर रहे हैं, उससे अपनी पहचान भी बनाई है। तो उनको वेलकम करते हैं और उन्हीं से जानते हैं इस मिनिएचर आर्ट से मुताल्लिक। सैयद ए इरफान इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अस्सलाम हैं वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्हाट इज मिनिएचर आर्ट। बेसिकली देखिए, मिनिएचर आर्ट जो है वो उसका स्टार्ट जो हुआ है मुगलों के दौर से स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान से। जो सेकंड बादशाह थे मुगलों के, हुमायूं, वो जो है 2 आर्टिस्टों को लेकर आए थे ईरान से, ताकि यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू कर सकें। तो उस दौर से फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया और आगे वर्किंग स्टार्ट हुई मिनिएचर में। फिर अकबर और जहांगीर के दौर में और फिर शाहजहां के दौर में काफ़ी इसको सपोर्ट किया गया। तो उस दौर के हमें देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें उनका लाइफ स्टाइल है, उनकी जो कोर्ट रूम हुआ करता था, उनका जो है कि उनकी जो जंगें हुई उस दौर की, वो सब के उसके हर दौर की मिनिएचर मिलती हैं अच्छा, एज कम्पेयर टू बाबर एंड हुमायूं एरा। नहीं, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। हिस्ट्री तो बड़ी जबरदस्त आपने उसको एक्सप्लेन भी किया। मिनिएचर है क्या, ये आर्ट मुख्तलिफ कैसे? अच्छा, मिनिएचर जो है देखिए, बेसिकली मिनिएचर मीन्स एक स्मॉल साइज की पेंटिंग सारी, कि उस दौर में जो है बादशाह जितने भी गुजरे हैं वो अपने कंफर्ट जोन में ही थे उस दौर में भी ज़्यादातर। तो उनकी कोशिश होती थी कि उनकी पेंटिंग्स इतनी होगी वो इजीली अपने हैंड्स में लेके देख सकें, इजीली अपने हाथों में। इतना ट्रैवल करते थे, आप कहते हैं कि कंफर्ट जोन में थे। नहीं, वो देखें हम दिखा भी रहे हैं ना इस वक्त, स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको नहीं, बताया। मैं सिर्फ अक्सर बात अपने करूं कि हाँ, बादशाह कहाँ कंफर्ट जोन में होते थे उस वक्त। जो है वो होते थे, क्यों नहीं होते थे, हाँ, ये वो हमें ज़्यादा दिखा रहा होता है ज्यादातर। क्यों हम सुनते हैं ऐसे ही आ रहे हैं ना, जो हमने कहानियां पढ़ी, हमने तो ये सुना है कि बादशाह, ये देखिए कितना कंफर्ट है, लोग बैठे हुए हैं, बादशाह तख्त पे बैठा हुआ है। कंफर्ट तो अब है मेरा ख्याल है, तब तो इतना ट्रैवल होता था, हाँ इतने ना, उस इतने जमाने के लिहाज से वही कंफर्ट। देखिए, ट्रैवलिंग का जो दौर था, ट्रैवलिंग का जो सिलसिला रहा है वो बेसिकली उस वक्त इतने ज़्यादा जो है जैसे आज है, हम इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इसलिए हम लोग मूव हो जाते हैं। उस दौर में ज़्यादातर जो है सफ़र जो होता था घोड़ों पे ही होता था। एग्जैक्टली, तो वो वही कंफर्ट था उस टाइम का। अच्छा सर, इतना एक्सप्लेन करें साथ साथ, हम चाहेंगे आपका काम हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं साथ साथ। जी। इट्स ब्यूटीफुल। बेसिकली देखिए, मैंने मुगल एरा को ही पूरा कवर किया है। हाँ। जो जैसे ये था, ये टिप्पू सुल्तान के दौर का मैंने किया था, कि टिप्पू सुल्तान की जो लास्ट वॉर हुई थी ब्रिटिश से, ये उसको पूरा मैंने कवर किया है। सही। अच्छा, कितने डिटेल इसमें इन्वॉल्व है, आप चेक करें जरा। और ये कितनी लास्ट जो खूबसूरती से उसको मुगल बनाया बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। है। ओके, वेरी नाइस। साइज क्या होता है एक फन पारे का? देखिए, इसका साइज जो है, हमारी जो नेल है, इस साइज से लेके मैंने जो है ऑलमोस्ट 30-40 इंच तक के पेंट किया है। अच्छा, नेल के साइज का भी? एग्जैक्टली। ओके, उसमें तो काम करना बहुत मुश्किल। उसमें पूरा मैंने इनका अकबर बादशाह का पोर्ट्रेट किया था, अच्छा, विद उनकी ज्वेलरी और उनका तख्त वगैरह पूरा। कितने से साइज का? एग्जैक्टली। आज वैसे आप वो लेके आते तो बड़ा अच्छा हो जाता, हम जरा नाजरीन को वो दिखाते भी। आंखें टेस्ट हो जाती हैं हमारी। शुएब, लेकिन वाकई नहीं, नेल तो आपको नेल दिख रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर आपको आर्ट भी दिख जाएगा, ऐसा ही है? जी। बिल्कुल, कोई रेत के जर्रे की बात नहीं हो इतनी रही है। दूर से नजर आएगा तुम्हें और नहीं। मुझे भी।
अल्लाह वो लेके आते ना, हम हाथ में पकड़ के उसको देख लेते। हाँ, शोएब ठीक है। आज मेरा ख्याल है कव्वे खा के आए हैं, आप लोग टेंशन ना लें इस बात की। कभी कभी जब आज नाश्ता नहीं किया वैसे मैंने, आज नाश्ता नहीं किया तो चलेंगे ये एक मामला। पैगाम था वैसे, लेकिन चले कोई बात नहीं। क्रेविंग हो रही है आपको कौवों की? नहीं, ओके अच्छा जी। सर ये बड़ा आर्ट मैं कहूँगी कि बड़ा मुश्किल सा हमें दिखाई देता है। जिस तरह आपने नेल की बात की कि उसके ऊपर मिनिएचर वैसे ही बड़ा, क्योंकि आपके पास एक बड़ा कैनवस है, उसके ऊपर आप ड्रॉ करें, मुश्किल तो चलें वो भी है, लेकिन फिर भी एक छोटी से कैनवस पे एक हिस्ट्री को स्पेशली बयान करना मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। आपने सीखा कहीं से? आपको इस आर्ट में एक्सेल करते हुए कितना टाइम लगा? अच्छा, मैं जब टीन एज में था, जब से ही मैं स्टार्ट किया था, तकरीबन 16-17 ईयर ओल्ड, जब इससे अंदाज़ा लगाएंगे 17 ईयर ओल्ड में मेरी पहली एग्जीबिशन हो रही थी। एक कराची में ग्रुप शो था मिनिएचर का ही, तो उसी में मैंने फर्स्ट टाइम जो है इसको डिस्प्ले किया था अपना सही। काम। तो उससे पहले तकरीबन ऑलमोस्ट चाइल्डहुड से ही वर्किंग कर रहा था, तो वो डेवलप हो रहा था ये। कितनी एग्जीबिशंस में अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं? अब तक के लातादाद? तकरीबन 100+ एग्जीबिशन हो माशाल्लाह, चुकी है मेरी, माशाल्लाह। पाकिस्तान में और उसके अलावा काफ़ी दुनिया की कंट्रीज में हो चुकी है। अच्छा, कदर कितनी है इस आर्ट की? हम अक्सर जब आर्टिस्ट से सवाल करते हैं कि अच्छा इसका आपको मॉनिटरी कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक, एग्जीबिशन अपनी जगह, पहचान अपनी जगह, शौक अपनी जगह, लेकिन उसको फिर ट्रांसलेट करना मॉनिटरी टर्म्स में कितनी कदर है इसकी? लोग कितना पसंद करते हैं? सिर्फ देखने के हद तक नहीं, फिर आप ख़रीदना है, अपने घर में ले रखना उसको। बेसिकली देखिए, जो आर्ट को समझने वाले हैं आजकल, माशाल्लाह आर्ट में बहुत अवेयरनेस आ गई है, वेरी क्योंकि नाइस। हमारी जो रिच फैमिलीज के जो कहना चाहिए फैमिली मेंबर्स हैं, वो तक के आर्ट स्कूल्स ज्वाइन कर रहे हैं। अब इट्स मीन कि अब वो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस आती जा रही है कि वो आर्ट स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, और ताकि आगे फिर किसी भी फील्ड में कंटिन्यू करें, लेकिन एटलीस्ट उनके की बेस जो है आर्ट की हो जाएगी। जब आर्ट की बेस होगी तो वो जब आर्ट परचेज करेंगे तो वो पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जितने आर्ट कलेक्टर गुजरे हैं, उनमें कुछ ऐसे भी गुजरे कि बस वो अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से आर्ट सिर्फ परचेज किया करते थे, क्योंकि आर्ट की उनको इतनी नॉलेज करती थी। ओके इतनी हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, और जो अब जितने आर्ट कलेक्टर्स हैं वो आर्ट को समझ रहे होते हैं कि आर्ट की टेक्निक्स क्या हैं, आर्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टेक्निक्स है, ईच एंड सही। एवरीथिंग वो उस पे बेस करते हुए आर्ट को परचेज कर अच्छा, रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था ना, इस दीवार पे फलानी पेंटिंग अच्छी लगेगी, ये Exactly. थीम हमने रखी है, या ये कलर मैच करे तो कलर देखते हुए एग्जैक्टली, कि आंखों को अपने घर के खूबसूरत इंटीरियर लगे। के हिसाब से, अपने कर्टन्स के कलर्स के हिसाब से वो अपनी पेंटिंग्स अच्छा, परचेज वैसे कर रहे बड़े होते लोग थे लोग। अभी भी ऐसे करते हैं, मैं हैरान होती हूँ। मतलब ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन स्टिल आर्ट को समझना, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दीवार भरना अपनी जगह पे, बट उस काम को समझ के, उस थीम के, उस कॉन्टेक्स्ट में उस पेंटिंग को प्लेस करना, सो दैट जब कोई आपसे आके पूछे कि ये क्या है, तो आपके पास बताने को कुछ हो, सवाल उसका Exactly. कॉन्टेक्स्ट बताने उसके को रंग कुछ अच्छे हो, थे। नहीं कि इतने की है। हाँ, ये बात। ये वाकई हम देख रहे होते हैं कि तो मैंने इतनी महंगी ली है। पेंटिंग जो है वो हमेशा प्राइसलेस होती है, चाहे वो एक जूनियर आर्टिस्ट की हो या एक मास्टर की हो, क्योंकि उसने जो कॉन्सेप्ट अपना क्रिएट किया है वो कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहा है। सही बात है। विदाउट कॉन्सेप्ट या विदाउट किसी पर्पस की उसने पेंटिंग नहीं बनाई है। अच्छा, मिनिएचर आर्ट महंगा है दूसरे आर्ट से? देखिए, आर्ट हर आर्टिस्ट को महंगा है। यानी आर्ट पीस वैसे ही आप सही कहा महंगे, बिकॉज पूरा उसमें थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत सी मेहनत इन्वॉल्व होती है। क्या मिनिएचर आर्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें मुगल दौर ही नजर आता है, या कि इन योर केस क्योंकि आपने ज़्यादा जो सीरीज़ की है वो मुगल दौर को ही डिपिक्ट Exactly. किया हुआ है? अच्छा, देखिए मैं बात बताता हूँ। देखिए, मिनिएचर जो हुआ है, अगर पूरे वर्ल्ड का अगर हम एक जायज़ा लें तो पाकिस्तान में इस वक्त मिनिएचर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। इंडिया अपना कल्चर भी शो कर रहा है, अपना मज़हब को भी शो कर रहा है, अपने जो उनकी मज़हब की स्टोरियाँ हैं कृष्ण भगवान की और वो सारी। और इसके अलावा ईरान में देखें, ईरान में भी मिनिएचर हो रहा है, टर्की में मिनिएचर हो रहा है, इस वक्त अल्जेरिया में हो रहा है। ओके। तो दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ हैं मिनिएचर जहाँ हो रहा है, लेकिन सब अपनी हिस्ट्री को पेंट कर रहे हैं मिनिएचर को। अब हमारी हिस्ट्री, हमारा बैकग्राउंड जाके मुगलों से मिलता है, इसलिए हम तो मुगल पर ज़रा फोकस हम उनको फोकस करेंगे। जाहिर सी बात है, हम हर इंसान अपने कल्चर को फोकस सही बात करेगा। है। अब टर्की का मिनिएचर, में टर्की जब मैं गया था तो वहाँ देखा मैंने, जितना उन्होंने मिनिएचर किया है, अपने जितने उनके सल्तनत उस्मानी के बादशाह गुजरे हैं, उनको उन्होंने ज़्यादातर पेंट किया है। अच्छा, अब आप क्या इस आर्ट में नया आगे करने का सोच रहे हैं? कि एक तो ये देखें, आपने हिस्ट्री को बयान किया, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपकी हिस्ट्री भी रिवाइव रहती है। एग्जैक्टली। अब क्या नया करने का सोच रहे हैं आप?
बेसिकली मेरा जो प्लान है अब, नेक्स्ट प्लान ये है कि जो हिंदुस्तान में हमारे जितने बादशाह गुजरे हैं, यानी कहना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम से लेके लास्ट मुगल एम्पायर तक के, तो उनकी एक एज अ स्टोरी पूरा मुझे शो करने का प्लान है मेरा ना। ओके। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। चलता रहेगा क्योंकि मौसम उम्र का कुछ तकाजा ऐसा- भी है थोड़ा। उम्र का तकाजा तो इतना छोटी उम्र आजकल में young अगर बच्चों आपको को भी हो रहा है खांसी लग ना। जाए तो जाहिर सी बात है वो तो मौसम का ही असर होता है ना, तो इट्स हो जाता है। समझदार समझ गए। नॉर्मल है वो। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त और वो ये है कि जी डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देखें तो आजकल जो ऑनलाइन हम बिजनेस कर रहे होते हैं उसकी अगर बात की जाए तो उसकी बैकबोन अब इसको समझा जा रहा होता है। अब वो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें, एट द सेम टाइम जब हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, या इसके अलावा हम अगर बात करें किसी भी फील्ड में आपको इंटरनेशनली अपना कारोबार अगर लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन किस तरह से इसमें भी जिद्दत आ रही है, एजुकेट होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, क्या हम अप टू डेट रहते हैं या नहीं, बस जो एक चल रहा है मार्केटिंग का स्टाइल हम बस उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। हम कहते हैं चलो जी अब ब्रांड बन गया, बट ऑब्वियसली उसको उस ब्रांड को सस्टेन कराना, एट द सेम टाइम उसको ग्रोथ एंड देन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और एआई ने कितना बदला इसको आज हम ये हाँ। मौजू भी रखेंगे, क्योंकि हम हर चीज में देखते हैं कि एआई इनकॉर्पोरेट हो रही है। बिल्कुल। हमें ऐसी शख्सियतें ज्वाइन की कि पाकिस्तान में अगर मैं कहूँगा ना कि एसईओ में ही इज ऑन द टॉप, माशाल्लाह तो ये गलत नहीं होगा। सलमान बेग, he needs no introduction actually, he is with us today. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। बल्कि आप कहते हैं स्वादी ख्वाब, क्योंकि हम अक्सर जब मिलते हैं तो हम उसी तरह से क्यों, मिल इसके रहे पीछे होते क्या हैं। स्टोरी है? आप अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते? अच्छा होता है जनरली, हमने कुछ ट्रिप्स इकट्ठे किए हैं तो उसमें Yeah. हमने बस एक समहाउ बन चुका है कि हम एक दूसरे को इस तरह अच्छा, से और ये greet कहाँ का करते हैं। ट्रिप था? ये आई थिंक हम कहीं गए थे, वापसी थाईलैंड कुछ दिन रुके थे, तो वहाँ पे फिर ये कहीं गए हुए थे तो वापसी पे थाईलैंड हाँ रुके मैं थे तो मलेशिया फिर गया हुआ ऐसा- था, ये इंडोनेशिया गए हुए इंडोनेशिया में थे, थे, तो वापसी पे सम हमारी इकट्ठे कुछ हो गया। स्टॉप इन्होंने कहा कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि नहर वाले पुल पे मुलाकात होती नहीं, है, तो तो उसके उन्होंने कहा बाद- कि उसके थाईलैंड बाद मुलाकात। भी बड़े थाईलैंड लोग बड़ी से- बातें, एक मलेशिया गया हुआ था, एक इंडोनेशिया गया हुआ था, दोनों ने कहा कि हमें मिलना, क्योंकि पाकिस्तान में हम मिल नहीं पा रहे होते, वी नीड टू मीट, क्योंकि हम दोनों एक क्योंकि दूसरे को बहुत थाईलैंड मिस के कर बाद रहे हैं। आपने दुबई जाना था, तो फिर हमने और मेरा कहा एक और कि ट्रिप था। और फिर इन्होंने ये बात डिसाइड की कि हम थाईलैंड में मिलते हैं एंड देन आगे जो है क्योंकि बैंकॉक से ही दुबई फ्लाइट्स जाएंगे। मिल रही थी ना सारी, बिकॉज़ इट वाज थाई एयर, और तो वहीं से एग्जैक्टली तो वो सिचुएशन ऐसी बन गई। एनीहाउ मार अभी खाने के बाद मूव में। फॉरवर्ड, ओके फाइन, आगे तो बढ़ते हैं। उसकी वजह से हमारा ग्रीट ऐसे होता मिशन है। अकम्प्लिश्ड। आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका बदला मैं बाद में चुका लूंगा। Fine. सलमान भाई, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तो हम पहले भी इस पे निश्चित रखी थी, बट स्टिल बहुत से व्यूअर्स जो कि नहीं जानते, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट? So I'll start with why it is important. See, when we talk about the consumers, customers, पहले होता था टेलीविज़न था, बाकी सारे चैनल्स थे। अब टेलीविज़न के साथ साथ डिजिटल मीडिया काफ़ी आगे आ रहा है। 50, 60, 70% अब जो आज का जो कंज्यूमर है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, बाकी सारी चीज़ें यूज़ करता है जो डिजिटल चैनल्स कहलाते हैं। उनमें अगर आपने अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपनी ब्रांड को आगे लेकर आना है, कस्टमर्स तक रीच आउट करना है, तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो है डिजिटल मार्केटिंग। सही। डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल चैनल्स हैं, उसमें आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं, उस पर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग के साथ साथ आप सर्च इंजन पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं, बल्कि अब तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, जितने एआई की टूल्स हैं उन पे भी मार्केटिंग हो सकती है। Okay. इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम सर्च इंजन पे, एआई इंजन पे, लाइक चैट जीपीटी, लाइक जेमिनाई, लाइक ग्रॉक, इन पे अपनी वेबसाइट को, अपनी ब्रांड को, अपने बिजनेस को रैंक करने की कोशिश करते हैं, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी आपका जो भी बिजनेस, जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो रैंक होगा तो एसईओ के थ्रू ही होगा। Yes. That's the only way. Another way is that you pay money to these companies so they can put your website and brand. Again, अगर आप उनको पैसे देंगे तभी वो यूज तो एसईओ ही करेंगे। देखें, उनका फर्स्ट पेज है गूगल का या सेकंड पेज है जो भी, उस पे कुछ रिजल्ट्स हैं जहां पर आप एसईओ के थ्रू रैंक कर सकते हैं, देन कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर आप पैसे देकर कर सकते हैं। जो सबसे डाउन साइड है पैसे देकर, यानी उसको हम एड्स बोलते हैं, वो ये है कि द मोमेंट यू स्टॉप द एड बटन, एवरीथिंग गोज डाउन टू जीरो। बट इन एसईओ वंस यू रैंक योर वेबसाइट, ओके, आपको फिर कंटिन्यूअसली स्पेंड करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, यू हैव टू स्पेंड एवरी सिंगल डे टू रिटेन दैट पोजीशन। सो क्या एसईओ में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता फिर?
SEO में efforts involved होते हैं, and maybe because you hire someone to do that for us, maybe not, but for someone like who is running a brand, उसको किसी को hire ही करना होगा कि वो सही। करेगा, तो पैसे लगते हैं लेकिन one time, और उसके बाद जो लगते हैं वो इतने मिनिमम होता है कि उसको हम mention ही नहीं करेंगे, absolutely manage कर अच्छा, सकते हैं। एजुकेशन है इस हवाले से हम पाकिस्तानी अगर इसकी बात करें, बिकॉज हमने देखा है कि अक्सर एक ब्रांड होता है वो उसी चीज़ को फॉलो करते 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 अपने ब्रांड जो है वो बिल्ड कर रहा होता है। सो क्या हमारे यहाँ एजुकेट किया जा रहा होता है इस हवाले से? बिजनेस ओनर्स को वैसे यूजुअली पता होता है जो बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए कि टैलेंट की बात अगर करें तो टैलेंट में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एसईओ की बात है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा व्हाट इज एसईओ, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दैट राइट नाउ इन पाकिस्तान। ऑल्दो अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी है, लोगों को ऑलरेडी पता है। एटलीस्ट पाकिस्तान में अभी ये टाइम आ गया कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का तो कम से कम पता चल ही गया। अच्छा, ऐसा भी ऐसा होता है ना, समटाइम ऐसा काम कर रहे होते हैं कि बाकी आपने बड़ा दुरुस्त का एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, लाइटर नोट। अक्सर ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि आप रिश्ता देखने जाएं तो वो पूछते हैं लड़की वाले कि आप क्या करते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है जी हम ये करते हैं। सो आई एम श्योर कि ऐसा कोई इंस्टेंस आपके साथ तो नहीं हुआ, किसी को एक्सप्लेन करना पड़ा आपको कि व्हाट इज एसईओ? इस तरह का नहीं, खैर बहरहाल बाकी ऐसी काफ़ी मौके हैं जिसमें लोग पूछ लेते हैं क्या काम कर, तो आई लुक एट अ पर्सन एंड उनका कितनी इन्फॉर्मेशन, उनको कितना नॉलेज है, उस हिसाब से। तो मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, कोई मुझसे थोड़ा सा एजुकेटेड उसको मैं कहता हूँ मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, थोड़ा सा एजुकेटेड ज्यादा हो उसको मैं बताता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, फिर जब बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग को उसका पता फिर मैं बताता हूँ उसको ऐसे। तो मेरे भी कुछ लेयर्स हैं बेस्ड ऑन द पर्सनालिटीज, बंदा देख के जवाब बंदा देख के। तो मैं बाय द वे कंप्यूटर्स का काम करता हूँ। आप एसईओ बता सकते हैं, मुझे पता है। ओके ओके, ये आपने जो बैलेंस किया है मैं इसको मजीद इम्बैलेंस कर दूंगा सलमान के बाद में। मेरा ख्याल है आपके लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं जिंदगी में फिर अगर नहीं देखा ऐसा जाए इतना भी मसला नहीं है, पर थैंक यू सर, आपसे कम है। नहीं चलिए ये अच्छी बात है, अगर मसला नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्योंकि ऐसे ही थोड़ी सिचुएशन देख के हमें लग रहा था कि प्रोबेबली शायद मस्ट बी एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक देखें ये जितनी भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं लाइक एआई, अभी मतलब आप लोग यू आर टॉकिंग अबाउट एआई अ लॉट, बट 2 years डाउन द लाइन पीपल डिडंट न्यू दैट। तो ये टाइम के साथ साथ चीजों का पता चलता है, इसकी आहिस्ता सिखा देंगे 100% यस, एंड वी आर वेरी होपफुल कि आहिस्ता आहिस्ता इसको करिकुलम का हिस्सा भी बनाएंगे, बट नॉट इवन जस्ट एसईओ, एटलीस्ट इसकी अवेयरनेस एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन एआई ने कितना वैसे चेंज किया है एसईओ को, इस मार्केट को? एआई ने इसको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, बिकॉज अब अगर एक एवरेज कंज्यूमर है वो पहले गूगल पे जाके लिखता था कि मुझे मे बी टेबल्स चाहिए या मुझे कोई प्रॉब्लम टू माय सॉल्यूशन, जो भी वो उनको मसला है, अब वो जाकर चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, अब वो जेमिनी से पूछ लेते हैं, ग्रॉक से पूछ लेते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया, क्योंकि गूगल में जाकर आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। कुछ लोग वैसी वेबसाइट को रैंक कर देते हैं, उधर जब आप जाएँ वहाँ पर वो मिलता नहीं है। चैट जीपीटी डू ऑल दैट जॉब फॉर यू और वापस आके आपको बताता है दिस इज द बेस्ट फॉर यू, तो दैट सेव्स योर टाइम। तो बट एसईओ इटसेल्फ इज द वर्ड जिसमें आप इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, जिस तरह एल्गोरिथम्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप चैट जीपीटी में भी आप रैंक कर सकते हैं। ओके, सो एआई आने के बाद पहले हम सिर्फ गूगल के लिए रैंक पे वेबसाइट रैंक करते थे, अब हम चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, अब हमारे पास मल्टीपल चैनल्स आ गए हैं। अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। एब्सोल्युटली, बाय द वे दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंज्यूमर्स के पास तो अब आई है, जो कंपनीज जैसे गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट सारे जो इनके पास तो पहले से थी। तो गूगल वाज प्रीवियसली वर्किंग ऑन एआई, तो वी आर वेरी मच यूज्ड टू हाउ एआई वर्क्स, इट्स जस्ट नाउ अब ये लोगों के हाथ में भी आ गई है, तो वी आर मेकिंग इट मोर और मे बी उसमें चेंजेस आके फिर हमारे सामने आई है, ये भी हम देख रहे होते हैं। उसमें भी तो देखिए कितनी इनोवेशन आ रही है। 100%। अभी हम जो चैट जीपीटी या जितने भी एआई के टूल्स हैं कंसीडर करें, दैट्स 40% ऑफ व्हाट एक्चुअली देयर इज ऑन द बैक एंड। द कंपनीज दैट आर गिविंग इट टू अस, वो उन्होंने लॉक सूट्स का भी ख्याल रखना है, उन्होंने भी ख्याल रखना है बच्चे भी यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी ख्याल रखना है कोई इसका इलीगल भी, तो उन्होंने बहुत फिल्ट्रेशन के साथ हमें दिया है। सिक्योरिटी ये भी तो 100% पर्सपेक्टिव है कि हर कंट्री उस लिहाज से उसको भी 100% देख रहा होता है। अच्छा, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सलमान अगर देखा जाए तो अभी हम देख रहे होते हैं कि ईमेल्स आ रही होती हैं ब्रांड्स की, अल्लाह इतनी ईमेल्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपका ईमेल एड्रेस इन ब्रांड्स तक एक्चुअली पहुंच किस तरीके से जाता है। कोई सेल लगती है ईमेल आ रही होती है, कुछ होता है ईमेल आ रही होती है। ये कितना ईमेल मार्केटिंग ये कितनी इफेक्टिव है 2025 में? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर्स। पाकिस्तान में इतनी नहीं है, बिकॉज वेरी लेस पीपल जो कंज्यूमर्स हमारे ईमेल्स चेक करते हैं।
जो करते हैं वो ऑब्वियसली इसको स्पैम में कर देते हैं। ईमेल मार्केटिंग के खास टेक्निक्स हैं, खास तरीके हैं कि आपने किस तरीके से किसी को ईमेल करनी है। इट हैज़ टू बी वेरी पर्सनलाइज्ड। आप उसके नाम से लिखेंगे, उसको कोई ऐसी ग्रीटिंग देंगे जो उससे कनेक्ट हो, एंड देन आप अपना मैसेज एंड देन वट एवर यू आस्किंग वो पूछेंगे, एंड देन यू लीव सम वैल्यू टू द पर्सन। दैट ईमेल मार्केटिंग आई एम ऑल इन फॉर, बिकॉज वो बहुत अच्छी काम करती है। बट जो रैंडम ब्रांड के मैसेजेस टू मिलियन पीपल, दे ऑल गो टू स्पैम। अच्छा, वैसे कुछ वाकई कुछ ब्रांड्स हैं जो कि आपको मुखातिब करते हैं प्रॉपर ईमेल में, मेंशन करते हैं आपका नाम सारी है। करते हैं नाम से वैसे। सब नहीं कर रहे होते, अब कुछ कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ जेनेरिक ईमेल्स होती हैं, कुछ इस तरह हाँ, डियर वैल्यूड कस्टमर या डियर वैल्यूड कस्टमर इस तरह से होता है। कुछ होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपका नाम मेंशन होता है और वो बड़ी प्यारी सी ईमेल होती है और फिर एंड में ऑनर की तरफ से ग्रीटिंग्स होती हैं। तो वाकई आप एक कनेक्शन फील कर रहे होते हैं। द फैक्ट कि आपको ये याद रहेगी, इट मींस कि दैट्स वर्किंग। एग्जैक्टली, सो वही मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगेन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि डिपेंड्स के कस्टमर कौन है, बिकॉज मेरी अम्मी की अगर बात की जाए, कपड़े तो वो भी बनाती हैं, बाकी भी अगर हम बात करें कपड़े तो, लेकिन ईमेल एड्रेस उनका नहीं है, ईमेल उन्होंने अपनी नहीं बनाई हुई, तो ऑब्वियसली 2025 के लिहाज से वो एग्जैक्टली टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। टेक्स्ट मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं। जिस ब्रांड से भी मैं कभी शॉपिंग करें तो मतलब यहाँ पर कोई कंसेंसस वाला सीन तो है नहीं। दे ऑलवेज आस्क यू फॉर नंबर, तो हम समझते हैं कि सीआरएम में ऐड कर रहे हैं ताकि बाद में जब हम कुछ परचेज करें कोई डिस्काउंट्स मिल जाए। ऑल दे सेव योर नंबर इज कि आपको प्रमोशनल मैसेज बढ़े। तो एवरी टाइम आई गिव फेक हम नंबर। हमेशा अपने शो पे इसको डिस्करेज करते हैं, मत दे नंबर। लेकिन अभी ये स्टार्ट हो गया कि वो पूछते हैं कि आप नंबर देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, तो ये दिस इज वेरी गुड कि थोड़ा सा चेंज हुआ बिहेवियर। ये कुछ लोगों का हुआ है, कुछ ब्रांड्स अभी भी कहते हैं कि आपने इतनी आवाज उठाई तो चेंज तो आएगा ना सभी। नहीं, हाँ, आई ना जाए। लेकिन चले वो ये बात है कि वो अब भी ये होता है कि हमारे बिल के लिए जरूरी है भाई का लिखवा दें। हाँ, ये भी अपना नहीं लिखवा रहे, भाई का किसी मेल का लिखवा दें। अभी भी कुछ ब्रांड्स ऐसे कर रहे हैं और ये गलत है। नंबर देखें, अगर किसी के साथ कोई स्कैम होना है ना तो वो घर के किसी भी फर्द के साथ हो सकता है। आप किसी का भी नंबर ना लिखें, और पहली बात ये होना भी नहीं चाहिए। तो सलमान भाई का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी शो के एंड पे, तो आपने वो नंबर आइंदा हर जगह लिखवाना पर सलमान भाई को सारे मैसेज आए। अब वो जो बचपन में एक नंबर आता था 0900, आगे नहीं 78601 मैंने कहा कि नहीं बताऊंगी था के, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलें जी, वो फ्लो में चला ना जरा। Exactly. नंबर आप चेंज लिखवा दें, ये बड़ा जरूरी है। सलमान भाई, जो नए बच्चे सीखना चाहते हैं, मैं स्कूल तो नहीं कहूंगा, चलिए कॉलेज कहते हैं, मे भी स्कूल के भी शायद सीख सकते हो, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या एज ब्रैकेट नए बच्चों के लिए आपके ख्याल में जिनको सीखना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो एसईओ का, अगर वो आगे चल के, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट इज वर्किंग नाउ। एक्चुअली जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बेसिक लॉजिक, बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंटरनेट काम करता है, कैसे सर्च इंजन काम करते हैं, वो स्कूल में हो जानी चाहिए। और इसकी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा किताबें मौजूद है जो बच्चों के लिए खास तौर पे बनी हुई है, अर्ली एज लर्निंग के लिए, अर्ली एज टू लेटर ऑन इन द स्कूल। बिल्कुल ठीक। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आजकल मतलब व्हेन आई स्टार्टेड तो यूट्यूब पे आई वाज द ओनली वन सर्चिंग फॉर दिस, आई वाज द ओनली वन प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर दिस। ठीक है, प्रॉब्ली अ फ्यू मोर गाइज, लेकिन दे आर नॉट पब्लिक राइट नाउ। एवरी अदर गाय आई नो वो डिजिटल मार्केटिंग सिखा भी रहा है, वो प्रॉपर कोर्स भी कर रहा है, वो इसके यूट्यूब की भी वीडियोज हैं। सो यू जस्ट नीड टू गूगल इट, यूट्यूब इट, एसईओ सीखने का आप बताएं, आई नीड टू लर्न एसईओ। आप चैट जीपीटी से पूछ लें इनफैक्ट कि आई एम दिस मच इयर्स ओल्ड एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस इन एसईओ, व्हाट इज द रोड मैप फॉर मी। चैट जीपीटी विल गिव यू फ्रॉम डे 1 टू डे 90 कि आपने 3 मंथ्स में आपने कैसे एसईओ सीखनी है। आपकी वेरी सिंपल नाउ। आपकी राय उन लोगों के मुतालिक क्या है जो कि कोर्सेज बेच रहे हैं, एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग का या फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्स, आपकी जाती राय क्या है उनसे मुतालिक? बिकॉज आपने साथ ही कह दिया कि चैट जीपीटी को जब आप बता रहे हैं कि आई एम दिस मच ईयर ओल्ड और मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने दिन में सीखना है, तो पूरा कोर्स डिजाइन हो जाता है। व्हेन वी हैव दैट फैसिलिटी, तो जो कोर्सेज बेच रहे होते हैं, और मैं उन नामों का जिक्र कर रहा हूँ जो कि बड़े नाम हैं, लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, तो उनके नाम पे वो कोर्स बिक जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I have very harsh view on this, but not on the course sellers, but rather the academia, because जो काम एकेडेमिया नहीं कर सकी पिछले 100 सालों के अंदर, अब ये लोग आके कर रहे हैं। यानी वो काम, वो स्किल्स, वो नॉलेज जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है रियल वर्ल्ड में, हमने तो यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी। सो एटलीस्ट अगर कुछ लोग आकर पैसे लेकर ही सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तो हम पैसे ही देते हैं, रिलेटिवली देर चार्जिंग एटलीस्ट 10% ऑफ दैट, 10-20% ऑफ द टोटल अमाउंट दैट यू स्पेंड ऑन यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई थिंक दे टोटली डिजर्व इट, एंड आई थिंक दैट हमें इससे, अगर आज इस वक्त पे 50 लोग हैं जो सिखा रहे हैं, हमें 5000 लोग चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर जितने लोगों को हम देखें जो बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं पता, तो ये 50-100,000 लोग कुछ भी नहीं है। वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दीज पीपल जो आएँ, जो लोगों को सिखाएं, जो लोगों को एम्पावर करें और वो स्किल्स दें जो
अगली दुनिया मतलब ये द emerging फ्यूचर world ऑफ में दिस आपकी वर्ल्ड में requirement है, यानी हाँ। इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एआई आने के बाद अब तो ऐसा है कि 90% ऑफ द जॉब्स ऑब्सोलीट होने वाली है, तो कुछ इस तरह की चीजें रह गई हैं, तो ये वो लोग चीजें सिखा रहे हैं। तो आई थिंक आई एम ऑल इन फॉर दिस कि Okay. लोगों को आना चाहिए और सिखाना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए भी किया, कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये देखें जी कोर्सेज बेचते हैं, उनके अगेंस्ट आपने भी बहुत सी आवाज़ें सुनी होगी। तो मेरा इसलिए सवाल करने का मकसद था कि आप तो सपोर्ट करें कि दिस इज़ गुड कि कोई है जो सिखा रहा है, और अच्छी बात यह है कि वो अच्छे अंदाज से सिखा रहा है। क्या स्कैम्स भी होते हैं इसमें जो लोग उनको 100% आई थिंक discourage जो आपने आवाज़ें सुनी है उसमें से सबसे मेजर आवाज़ इन द पास्ट फ्यू इयर्स मेरी थी, ये कोर्स बेच रहे हैं। बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग हैं। व्हेन एवर आई रेज्ड अ वॉइस इट वाज कि कोई अच्छा कंटेंट या बेच नहीं रहा है या कोई स्कैम कर रहा है या कोई मिसकमिटमेंट कर रहा है, but that discussion was meant to be in the industry because they are our people at the end of the day. When I have to come to a public channel like this, so we are all one. We have to support them. It's an industry. It has to grow. It has bad people, but they'll filter out later on. People realize, but the 90% जो अच्छा काम कर रहे हैं, I think we need to support them. पर ऐसे में लोगों को अपने आप को भी तो एजुकेट करना है ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तरफ जाए, जो नहीं कर रहे हैं वो ना जाए। 100%. आपको भी बहुत वैसे बैकलैश फेस करना पड़ा होगा इस हवाले से, बिकॉज आपने आपने जिस तरह कोर्स से ही नहीं launch खुद किया ना। आपने आवाज जिस तरह से आपने Absolutely, absolutely. Actually होता ये कि when you raise a voice about someone, तो उसके obviously followers होते हैं. They think that मेरा this is यही the guy. पॉइंट था कि क्योंकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं तो वो दे मेक श्योर कि वो कमेंट्स के जरिए वो लोगों का परसेप्शन चेंज करें, और बिकॉज ये कोई ऐसे ही तो नहीं कोई फेक कोर्स लॉन्च कर देगा ना, 100% ऐसे पूरी ही। आर्मी इसके पीछे होती है 100%. Actually देखें at the end of the day we need to educate the consumers ताकि उनको अच्छे बुरे का पता हो. And also one thing I say कि you never need to follow any personality, you need to follow whatever he's saying. So हम लोग एक personality के पीछे लगे, चाहे वो अच्छा, yes if I am Salman Beg and I am talking about SU, listen to me about SU क्योंकि उसको मुझे पता है. But if I talk about religion for example, तो I am as student as you are. तो you don't have to take my word for everything. Similarly जो personalities हैं उनको फिर वो 100% follow करते हैं. That's something I'm against with. हमें चाहिए कि हर बंदे से सीखें, not just those guys. सही बात है, ये हर मत बंदे देखें से कौन सीखें. कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है. Absolutely. कंटेंट Beautifully said. वेरी Yes. ट्रू। तो ये होना चाहिए। कोई मैसेज जो आज आप नौजवानों को देना चाहते हो, स्पेशली वो नौजवान जो कि इस बुनियाद पे परेशान हो रहे होते हैं कि what we will be doing, कैसे कमाएंगे, because that is something जो कि बहुत बिकॉज ज़्यादा इंडिपेंडेंस उनके- मंथ भी है ये, और yes. उस हवाले से आप इंडिपेंडेंट जैसे कैसे लोगों हो को वो फाइनेंशियली। आजकल तो ये मतलब सबसे ज़्यादा आसान तरीका है क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है आपके सिर्फ 3-4 बटन ही आपने प्रेस करने हैं. So whatever there is on the internet, you need to consume that regarding the education that you want to pursue. आपने SEO सीखनी है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है. एक्चुअली दुनिया के जो दूसरे हिस्से हैं वो इतना आगे निकल गए कि वहाँ का जो प्लम्बर भी है उसको भी SEO की ज़रूरत है, उसको भी फेसबुक की ज़रूरत है, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है. और वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही. ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे गो टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया इधर उधर वहाँ से करते हैं. एंड येट द नीड इज़ नॉट सेटिस्फाइड. इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड तो आपने जाके ऐसा स्किल हासिल करना है इंटरनेट से जो वहां पर बिकता हो. बिकॉज द लेवरेज इज इन के आप ऐसी जगह पर रहें जहां पर आपकी कॉस्ट कम हो और आप अपनी सर्विसेज वहां पर भेजें जहां पर वो ज्यादा महंगी वेरी बिके. ट्रू. व्हाट्स योर गोल फॉर 2025? आई एम जस्ट डू यू थिंक आई एम अ गाय विद अ प्लान? आई नो दैट, बस मैंने कहा फिर भी पूछ लूं क्योंकि महीना भी ऐसा है कि यू नो हम जरा बात भी कर रहे होते हैं, थोड़ा सा अपने पास्ट को भी देख रहे होते हैं, चीज़ें बेहतर कैसे मुल्क के लिए करनी है हम उस पर बात कर रहे होते हैं. सो इस बुनियाद पर मैंने सवाल आपसे सो किया है. माय गोल इज के एक अपनी कंपनी के लिए मैं ज्यादा ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूँ, टीम एक्सपैंड करने के ये बारे में. प्रोफेशनल लेवल पे आपने सारा गोल सेट किया, 100% पर्सनल लेवल पे professionally. कोई गोल सेट नहीं किया? पर्सनल लेवल पे ये है कि आप मेरे साथ दोबारा कभी थाईलैंड जाएं तो दैट विल मेरा ख्याल है break की तरफ बी जाते गुड हैं. ट्रिप. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे Thank you so गुफ्तगू much. करके. नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब. स्टे विद अस. ये है राइजिंग पाकिस्तान. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. अरे आओ सकीना, तुम तो ईद का चांदी बन गई. ये लो अपनी कमेटी. पिछली कमेटी तो इसकी पैदाइश पे ली थी, अब क्या इरादा है? आपा जैनब का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ. मेरी बच्ची पढ़ाई में किसी से कमजोर ना हो. सोच तो बहुत अच्छी है, मगर जैनब की जिस्मानी सेहत का तो कुछ करो. आपा लेकिन इसको तो मैं अपना दूध बाकायदगी से पिलाती हूँ.
जैसे डॉक्टर ने कहा था। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ नरम ग़िज़ा भी देनी चाहिए, जैसे नरम ताज़ा सब्जियाँ, फल, अंडे, सूजी, खिचड़ी वगैरह। खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी तुम खिला सकती हो, और अगर फिर भी कमजोर लगे ना तो साथ में इसे सूजी भी खिला सकती हो। वैसे तो हर ग़िज़ा के साथ देते रहना चाहिए। बस, तो फिर ये समझो, सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ही बच्चे के मुस्तकबिल की कमेटी है। तो फिर मुतवाज़न ग़िज़ा से सेहतमंद कल की पहल करो। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। जब से ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये कुछ कमजोर सा लगता है। मेरी बाजी कह रही थी इसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वो क्यों? इस तरह ये खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इस मासूम की जिंदगी को खतरे में मत डालो। तुम्हें यकीन है जिस पानी से तुम इसका दूध बनाओगी, क्या वो बिल्कुल साफ होगा? और प्लास्टिक का फीडर जरासीम से महफूज होगा? नहीं तो? देखो, माँ का दूध कुदरती होता है, इसलिए बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। अपने बच्चे को डब्बे का नहीं, माँ का दूध पिलाएं, जो कि इसके जिस्मानी नशोनुमा को बेहतरीन बनाता है। पैदाइश से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना, मुकाबलों की हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि दुश्मन को कैसे आपने ज़ेर करना है। और जब बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो भारत है, ज़ाहिर है हम उस पर बात भी कर रहे होते हैं। बहुत से डोमेन्स में हम जिस तरह से भारत को हराते हैं, हम बात करते हैं, हम उसे सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। एंड स्पेसिफिकली दिस मंथ, चूँकि हम इस पर ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, तो आज एक ऐसे फाइटर ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने इंडियन हरीफ को हराया था बहरीन में लास्ट दिसंबर में। इज एन MMA फाइटर, और जिस तरीके से वो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज उनको बुलाते हैं, चूँकि हम अगस्त के इस पूरे मंथ में जिस तरीके से अपने उन तमाम लोगों को चेरिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम माशाल्लाह किया हुआ है। और जो मैंने बात की कि लास्ट ईयर दिसंबर में जिस तरह उन्होंने बहरीन में इंडियन फाइटर को हराया, और अभी मिस्र में उनकी एक और फाइट भी है, उसकी तैयारी क्या है ये भी पूछेंगे। और जिस तरीके से वो एज MMA फाइटर आगे बढ़ रहे हैं, साउथ एशिया में ही इज नंबर 7 माशाल्लाह। तो आज उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। आके बवान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ज़बरदस्त। ये बचपन से शौक है मारने का आपको? बस बचपन से स्कूल में लड़ना, स्ट्रीट फाइट्स करना, फिर घर आके बहन भाइयों से लड़ना। बचपन से WWE देखते थे, तो जॉन सीना इन सबको देखने का शौक था। जब बड़े हुए तो रियल फाइट देखना स्टार्ट किया में, फिर आस्ता आस्ता बस उसी को परस्यू किया फिर हमने आगे। अच्छा, तो वो ये स्पेसिफिक अटायर भी, मतलब हम अक्सर जब MMA फाइटर्स को देख रहे होते हैं तो बड़ी उनकी एक डिफरेंट सी पर्सनालिटी होती है। जैसे आपकी भी चेन एंड यू नो, और यहाँ पे तो कट एक स्पेसिफिक हेयर कट एंड देन यू नो आईब्रो पे कट, ये भी जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं है, बस पर्सनालिटी इस तरह की बन गई है जो। अच्छा, वो एक को देखते हुए बाकी सब भी जाहिर है उसको फॉलो करना शुरू कर देते। सब ऐसे नहीं है, कुछ लोग बहुत नहीं, ये स्टाइल है या ये चोट है? नहीं, ये स्टाइल है। अच्छा, नॉर्मली हमें ना फाइटर्स के चेहरे पे कोई ना कोई चोट नजर आ रही होती है। हमें लगा कि आप काफी सेफ नजर आए हैं मुझे इस मामले में। नहीं, चोटें काफी लगी हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई हैं। परमानेंटली उनका मार्क्स जो हैं वो चले गए हैं। अच्छा, अक्सर लोगों के मार्क्स रह जाते हैं चेहरे पे, मेरे मार्क्स रहे नहीं, वो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी वजह से बहुत से लोगों के चेहरों पे मार्क्स रह गए होंगे। मैं मार्क्स रह जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई बड़ी इंजरी अब तक हुई नहीं है। तो थोड़ा सा बात करें जो
दिसंबर लास्ट ईयर इंडियन फाइटर एहतशाम अंसारी जिनको हाँ जी। आपने हराया, उस फाइट से मुतालिक ज़रा प्लीज़ बताएं। एहतशाम अंसारी जो हैं एक बहुत ही फेमस UFC के फाइटर हैं खबीब, तो उनके स्टूडेंट थे जो रशिया में एहतशाम ट्रेनिंग करते रहे उनके साथ, उनके स्पॉन्सर एथलीट भी हैं 3-4 साल से। और सो इट वाज वेरी टफ फाइट, बहरीन में फाइट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वन द फाइट इन द 3rd राउंड, नॉकआउट किया उसको मैंने। सो फाइट से पहले उसने मुझे हेडबट भी किया था, ठीक है, सो थोड़ा पर्सनल हो गया था। यू नो पाकिस्तान इंडिया, इट वाज लाइक पाकिस्तान इंडिया टूर्नामेंट था, तो 5 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइट थी और इट वाज द फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान इंडिया को लाइक क्लीन स्वीप किया था। इट वाज 5-0 फॉर पाकिस्तान। ओके, वंडरफुल। और 3rd राउंड में आपने उनको नॉकआउट जी, किया, नॉकआउट उससे किया पहले बहुत टफ रहा मुकाबला। पहले 2 राउंड बहुत क्लोज थे, लाइक वो भी एक्चुअली ग्राउंड पे डोमिनेट करता है, मैं भी ग्राउंड पे ज़रा अच्छा खेलता हूँ, तो फाइट ग्राउंड पे चलती रही और बहुत क्लोज फाइट थी। तो 3rd राउंड में आई एम सॉरी उसका एक शोल्डर डैमेज हो गया, जिस वजह से मैंने उसका फ़ायदा उठाया। आपने भाई का शोल्डर ही तोड़ दिया। इट्स अ फाइट गेम, तो फिर ये तो सब तो होता है। थोड़ा तो बंदा होला सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो इट वाज अ वॉर। फाइन, तो वो फेयर था। ठीक है जी। सो अच्छा, आगे वैसे ये जो जज्बा होता है ये सिर्फ स्पेसिफिक किसी हरीफ को देख के होता है, माइंड में जो सोचा हुआ होता है, बिकॉज देखिए माइंड गेम भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना कि इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। पहले ही आपने हिम्मत हार गई, पहले आपने सोच लिया कि अच्छा जी हरीफ बड़ा ताकतवर है तो मैं क्या करूँगा, तो ये भी बड़ी एक चीज़ मैटर करती है। तो ये स्पेसिफिक हरीफ को देख के जज्बात जाग जाते हैं इस तरह के, या ओवरऑल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर भी करती हैं? नहीं, आपके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप केज में जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली जंग आपके अपने साथ होती है, ठीक है, इट्स यू वर्सेस यू, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह हम लोग लाइक फाइट से पहले अपने ओपोनेंट को प्रॉपर रीड भी करते हैं, वो किस चीज़ में अच्छा है, किस कहाँ पे उसकी कमज़ोरी है, हम देख के जाते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आई एम बेटर देन हिम, ठीक है, और वो काफ़ी काम आता है केज में। ओके, अब नेक्स्ट फाइट मिस्र में है? हाँ नहीं, नेक्स्ट फाइट मेरी लाहौर में है, पाकिस्तान में 23 अगस्त में। ओके, ब्रेव पाकिस्तान में हो रही है, ब्रेव टू रोड टू ब्रेव 100, और मेरा ओपोनेंट है हसन अबोली फ्रॉम इजिप्ट इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, हरीफ जो है वो इजिप्ट से हैं? हाँ जी। ओके, और लाहौर में मुकाबला आपको होने वाला है, क्या स्पेसिफिक तैयारी चल रही है इसकी? रूटीन ट्रेनिंग चल रही है, वो मेरे से काफ़ी सीनियर भी है मेरा ओपोनेंट, एंड जब मैंने MMA स्टार्ट की तब से वो प्रोफेशनली लड़ रहा है, एंड ही इज अ बॉडी बिल्डर, देखिए काफ़ी रिप्ड है, बट उन चीज़ों की परवाह मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आई एम बेटर देन हिम। सो कैंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई जो यहाँ पे थे वो भी मेरे कैंप का हिस्सा है, वो भी सीख रहे हैं, वो भी MMA कर रहे हैं, मेरे कैंप का हिस्सा है। हमें पता होता वैसे तो हम ये सवाल करते हैं उनसे भी। बस वो हम दोनों जो हैं बस फैंटी लगाते रहते एक दूसरे की। सलमान को ज़्यादा मारते हैं आप? नहीं, बस क्लोज रहता है, क्योंकि वो बाकियों को बहुत मारते हैं। If you want to नहीं, match मेरा भाइयों वाला रिश्ता है, करवा सकते हैं अभी। नहीं, मेरा ख्याल है तो बहुत मार धाड़ यहाँ पे हो जाएगी। ओके, वायलेंस हो जाएगा, खासा हो सकता है। हम तमाम दोस्त ऐसे में से बच के ही रहते हैं। ओके। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग और कैंप की हम बात करें, इसमें व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि आपने नहीं करनी? जैसे होता है ना कि अच्छा जी आपने वेट नहीं बढ़ाना, आपने ये नहीं खाना, आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल लिया, ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें जो कि डूज एंड डोंट्स ऑफ दैट? देखें, जब हम लाइक कैंप में नहीं होते तो उस टाइम लाइक आप जो मर्जी खाओ पियो सब चलता है, लेकिन जब फाइट अनाउंस होती है, फाइट से 2 महीने पहले कैंप स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम आपको डाइट पे फोकस करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है। आप जैसे यूजली ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको उससे हट के आपको कैंप लगाना पड़ता है, आपको ओपोनेंट क्या करता है उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कितने घंटे? सो लाइक दिन में 2 से 3 सेशन होते हैं, टोटल 4 to 5 आवर्स समटाइम होते हैं, एक दिन 3 एक दिन 2 इस तरह चलता रहता है। साथ रिकवरी पे आपको काम करना पड़ता है, आपका जो वेट है वेट मेंटेन करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक वेट का फाइट, जैसे मेरी फाइट होती है 57.2 kg पे। ये कैसे डिटरमिन होता है? बिकॉज़ आपने खुद का वो बॉडी बिल्डर है, तो वेट बरल सेम है? कैटेगरीज होती हैं, फ्लाई वेट में लड़ता हूँ, फ्लाई वेट इज 56.7 to 57.2 kg, तो मेरा वॉकिंग वेट 65 है। फाइट के लिए आपको कट करके 57.2 57.3 हुआ तो आप 57 तो अंडरवेट नहीं हो जाएगा? नहीं Really? और ये हम कट करते हैं, लाइक फाइट से एक दिन पहले 57.2 उनको वेट देंगे, फाइट वाले दिन वापस 64 65 कम होंगे। नहीं, 57 से 65 आप वापस रिकवरी कर लेते हैं। 7 किलो? इट्स नॉट अ वेट लूज, हम वेट कट कर वाटर वेट कट करते हैं, लाइक बट 7 kgs आप वेन से आप 30 ठीक कर रहे हैं वो। देखें, अगर आप वाटर वेट है ना 7 kgs
शुएब अच्छा खासा लोगों का कुछ fighters तो 2 10 किलो 12 वजन kg भी एक करते दिन हैं। में कम होता है, वाटर ओह। वेट जो होता है भाई, वाटर वेट है ना। आप कोई ऐसे अगर ले रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर कहते हैं कि जिंजर सौंफ टी या इस तरह की और काफी सारी चीजें होती हैं, तो उससे वाटर वेट आपका कम हो जाता है इजीली। नहीं, उससे एनर्जी लेवल्स ड्रेन नहीं हो जाते आपके? काफ़ी होता है, लेकिन आपकी रिकवरी मैटर करती है। हम पहले काफ़ी वाटर लोड करते हैं, देन वेन से 30 to 40 आवर्स पहले आप खाना पीना बंद करते हैं। 40 आवर्स सिर्फ आप कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग करते हैं, आप स्वेट निकालते हैं, सोना जाते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका वेट चेक करेंगे। जब में वेट दिया, वेट देने के बाद प्रॉपर रिकवरी करते हैं। रिकवरी बहुत मैटर करेगा, रिकवरी अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप फाइट तक आप लाइक प्रॉपर रिकवर नहीं करेंगे, आपका कार्डियो लेवल हर चीज़ बहुत डाउन, एनर्जी लेवल बहुत लो चला जाएगा। नहीं देखें, मसल्स पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है वाटर वेट का, सबसे ज्यादा मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं आपकी एनर्जी की तो आप बात करें, बट एट द सेम टाइम बाजू का तो आपसे बाजू स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपका मसल जो है वो पुल हो जाता है। सो रिकवरी तो दोबारा पानी क्योंकि आपको पीना है, डिहाइड्रेशन को ख़त्म करना है, तो फिर वापस वेट वैसे नहीं आ जाता, या बस रिकॉर्ड करवा दिया तो उसके बाद आप बस आपको वेट रिकॉर्ड करवाना है। हाँ। उसके बाद आप रिकवरी बहुत मैटर करती है, लाइक आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स लेते हैं, आप क्या खा रहे हैं बहुत मैटर करता है। स्लो ठीक है, आपको एटलीस्ट फाइट वेन से फाइट तक आपको 30-35 आवर्स मिलते हैं, तो उसमें अच्छा खासा आप रिकवर कर लेते हैं। फायदा क्या हुआ फिर? नहीं देखिए वो नहीं, मेरी बात सुने, आपने पहले वेट गिराया, फाइट के बाद आपने वेट बढ़ा लिया, फायदा क्या हुआ? ये बात है, बस कैटेगरी में फिट आने के लिए, बस कैटेगरी में फिट आने के लिए ये क्या वैसे ये कैटेगरी चेंज होना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर मैं वॉकिंग वेट फाइट करता हूँ 65 में, तो मेरा ओपोनेंट जो आएगा वो लाइक ही विल बी 75, वो कट कर 65 वेट देगा, फाइट वाले दिन ही विल बी 75, तो उसको काफी एडवांटेज होगा, 10 kg का एडवांटेज होगा। बात उसमें यही बात कर रहे हैं कि फिर आप कैटेगरी उस तरह की सेट कर लेना जो एक हेल्दी वेट है, और उसी हेल्दी वेट के साथ आप आगे जाते हैं, तो और उस वेट को मेंटेन करना हो आपने। स्टार्टिंग में ऐसे ही था, जब पहले एक ही कैटेगरी थी, ओपन वेट कैटेगरी, सब आपस में लाइक ओपन वेट में लड़ते थे। फिर 1 2 3 4 कैटेगरीज बनती गई, तो फाइटर इस तरह कैटेगरी में जंप करते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उस तरह फिर ये एक चीज बन गई है कि हर फाइटर कट करता है एडवांटेज के लिए, तो वेट एडवांटेज हो उसको। ओके, शायद इसलिए भी कि अगर आप मैक्सिमम कट करेंगे तो पता है जी आप इस कैटेगरी से नीचे तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए वो सबको ही मौका मिल जाता है कि आप सारे अपनी कैटेगरी जितनी डाउन करना चाहते हैं कर लें। एग्जैक्टली, इससे डाउन आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर है पॉसिबिलिटी नहीं है, और फिर उस कैटेगरी के बाद आप सब ज़ाहिर अपना दोबारा ऊपर करेंगे। ये वैसे वाकई सही चीज़ है कि एक लेवल पे सबको लाया जाए, और उसके बाद अपने लिहाज से हर कोई अपना वेट मेंटेन, ताकि ये ना करे कि अच्छा कैटेगरी में जो है वो इनजस्टिस नहीं हुआ। तो आई थिंक सही है, जस्टिफाइड है। अच्छा, एक तो अभी आपने बताया 3rd वीक ऑफ अगस्त में आपकी फाइट है, इसके अलावा व्हाट्स नेक्स्ट? कोई इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं? रोड टू ब्रेव 100 हो रहा है दिसंबर में, और ब्रेव जो है, जो बहरीन के प्रिंस हैं, उनकी प्रमोशन है जिसमें फाइट करता हूँ। और ब्रेव 100 उनका 100th इवेंट तो बहुत बड़ा इवेंट है, तो अभी जो इवेंट हो रहा है रोड टू ब्रेव 100, इसमें जो जीतेगा वो ब्रेव 100 के लिए क्वालिफाई करेगा। सो आई होपफुली कि मैं क्वालिफाई कर दूंगा इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आपको जो आपकी रैंकिंग साउथ एशिया में 7th नंबर पे माशाल्लाह, इट्स एन अचीवमेंट। ये कैसे मेंटेन की हुई है आपने, और कब से की हुई है? मुझे इस गेम में लाइक 10 इयर्स हो गए। पहले मैं एमेच्योर लड़ता रहा हूँ, फिर मैं लाइक 2021 में प्रो हो गया था। तो जब आप जीतते हो तो आप रैंकिंग में आहिस्ता से ऊपर जाते रहते हो आप, लेकिन कुछ फाइटर ऐसे करते हैं कि वो लो लाइक रैंक ओपोनेंट से फाइट करते हैं, इजी ओपोनेंट से फाइट करते हैं, तो आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती। आप जितना हाई रैंक ओपोनेंट से फाइट करेंगे, टफ ओपोनेंट से फाइट करेंगे, उतना आपकी रैंकिंग अच्छी होती है। तो लाइक मैंने इजी फाइट्स कभी नहीं ली, लाइक मेरा रिकॉर्ड 6-3 है अभी, तो जितने भी मैंने ओपोनेंट से फाइट किए सब रैंक ओपोनेंट थे, तो उनको हरा के लाइक मैं रैंकिंग में आया। ओके, सो ये जो बाकी 6 हैं इसमें पाकिस्तानी और भी हैं जिनसे मैं जीता हूँ? नहीं, सो आप 7th पे है ना, तो उससे ऊपर जो 6 हैं फाइटर्स साउथ एशिया में? हाँ जी बिल्कुल है, इस्माइल खान है पाकिस्तानी। इस्माइल खान, ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद फिर आप ही हैं? उसके बाद मैं। ओके, और आप ये, मैं ये तो नहीं कहूँगा सिखाते हैं, क्योंकि ये नौना आप कहीं आ जाएं सीखने, तो मैं नहीं सीखना चाहता, बहुत मार पड़ जाती है उसके बाद इतना टाइम है। ओके फाइन, ये भी एक क्वेश्चन है कि जरा वो ट्रेनिंग में लगे, नहीं सिखाते तो होंगे ना? बिल्कुल सिखाते, आराम है। लेकिन लड़कियां हैं इस खेल में? बिल्कुल हैं। हाँ, लड़कियों के बारे में बताएं जरा आप मुझे। पाकिस्तान की जो फर्स्ट एवर प्रो फाइटर है अनीता, शी इज माय टीममेट, जो प्रो लड़ चुके हैं, अनीता करीम। अनीता तो आ चुकी है हमारे शो पे। हाँ जी, वो भी काफ़ी इंटरनेशनल फाइट्स कर चुके हैं। उसके बाद बुशरा अहमद हैं, ईमान खान है, और भी बहुत सारी हैं, सारिया हैं जो भी एमेच्योर लेवल पर वो भी प्रो होंगी।
तो ऐसा से ये स्पोर्ट लाइक बाकी तो पूरी दुनिया में काफ़ी ग्रो कर गया है। पाकिस्तान में भी लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखें आप तो काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी फीमेल्स आ गई हैं, काफ़ी और एमेच्योर MMA फाइटर्स आगे आ रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन और हम करेंगे बच्चों का इंशाल्लाह। इंटरेस्ट अब इतना ज़्यादा देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो इंटरेस्ट है। क्लब्स हाँ ज्वाइन जी। कर रहे हैं, वो इसमें आगे जा रहे हैं। सो इनमें मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चे जी। स्क्रीन से निकल के वो जा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, और Exactly. पेरेंट्स बड़ा इनकरेज कर तो रहे हैं। ज़्यादा इसके physical अलावा activity हो गई है वैसे? डिफरेंट क्लब्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त कंपटीशन सब करवा रहे होते हैं, वो Exactly. कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, स्कूल लेवल पे ये हो रहा है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम हमारी जेन अल्फा, जेन जी, जेन अल्फा, इनको निकाला जा रहा है स्क्रीन से और बताया जा रहा है कि दुनिया जो है वो इस एक फ़ोन टेक्नोलॉजी जो आपके That हाथ में, is equally इससे भी बहुत important. इक्वली इम्पोर्टेंट, बट इससे बहुत आगे भी है। तो अपने उसको फिजिकल भी एक्सप्लोर करना वो भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आके साथ मौजूद थे। इट वाज ग्रेट हैविंग यू, ऑल द बेस्ट। जो नेक्स्ट आपकी जितनी फाइट्स आ रही हैं, ये 7 से आप इंशाल्लाह और ऊपर जाएंगे, ये इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और लास्टली बस ये कि सलमान भाई से नेक्स्ट फाइट तो आपने तो एक हमारी तरफ से भी ज़रूर। एक ब्रेक की तरफ पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। मैं हूं नूर जमान, करंट अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियन। और स्क्वाश जो है मेरी फैमिली गेम है, मेरा ताल्लुक स्क्वाश की फैमिली से है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा दादा कमर जमान साहब वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। उसके बाद मेरे चाचा मंसूर जमान वो भी फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 11 रह चुके हैं। और मेरे अब्बू वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेले हैं। इसके पीछे काफ़ी मेरी मेहनत है। बचपन से मैं खेलता आ रहा हूँ। मैं जब 7 साल का था तो दादा मुझे स्क्वाश ले गए थे। बचपन में तो मेरा इतना शौक़ नहीं था, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सख्तियों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, ये सब उनकी मेहनत है मेरी दादा की, कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। मैं फिर अंडर 13, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 पाकिस्तान नंबर 1 रह चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैंने अंडर 15 में फिर जब मैं इंटरनेशनल पैरा टूर था मेरा बोर्नियो जूनियर ओपन, तो वो मैंने जीता। फिर उसके बाद मेरा अंडर 17 में ब्रिटिश जूनियर ओपन के लिए मैं गया था इंग्लैंड, तो उधर मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। फिर उसके बाद मैं अंडर 19 में गया एशियन जूनियर खेलने इंडिविजुअल, वो मैं गोल्ड मेडल मैंने उधर लिया, एशियन जूनियर चैम्पियन बना। फिर उसके बाद मैं इंडिया गया एशियन जूनियर अंडर 19 टीम चैम्पियनशिप खेलने, वो उधर भी मैंने गोल्ड लिया। फिर उसके साथ साथ मैं फिर सीनियर में मैंने फिर मेहनत और भी ज़्यादा की। और सीनियर में अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 हूँ और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 55 है। और फिर उसके बाद मैं 2022 में एशियन गेम्स खेलने गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 14 साल बाद सिल्वर मेडल मैंने पाकिस्तान के लिए लिया था एशियन गेम्स में, जो चाइना हांगझोउ में हुआ था। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला हूँ, जो कराची में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है। उससे पहले 1 हफ़्ते पहले मैं इंग्लैंड में लिवरपूल कप ओपन जीता। फिर उसके 1 हफ़्ते बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की थी, फिटनेस मैंने बहुत की थी, मतलब बहुत मेहनत मैंने की थी। फिर 30-35 साल बाद मैंने पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यंगस्टर्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करें और कोचेस की रिस्पेक्ट करें। ये मुल्क आपका ही है और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब से ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इंडिपेंडेंस मंथ 14 अगस्त भी बहुत ज़्यादा करीब है
और साथ ही साथ हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री को समझें। बिकॉज़ कहते हैं ना कि जो कौमें तारीख़ से दूर हो जाती हैं, हिस्ट्री से दूर हो जाती हैं, उनको आज़ादी की इम्पोर्टेंस की उस तरीके से समझ नहीं आ रही होती जितनी उनको समझ आनी चाहिए। तो हम ज़रा हिस्ट्री के बारे में आज बात करेंगे कि तहरीक पाकिस्तान जो आज़ादी की तहरीक थी उसकी अगर बात की जाए तो उसमें बहुत नुमाया नाम होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, जिनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके बारे में हम मुसलसल बात भी कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ख़वातीन ने भी बहुत अपना किरदार अदा किया। अब आप अगर बात करें मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की, तो उनका किरदार उनसे लेकर बेगम लियाकत अली, बेगम राना लियाकत अली खान, एग्जैक्टली उनकी अगर बात की जाए तो उनका भी बहुत बेहतरीन किरदार था। और बहुत सारी ख़वातीन जिन्होंने बढ़ चढ़ के कुर्बानी भी दी, मर्दों का साथ भी दिया, और एट द सेम टाइम बहुत सारी और ख़वातीन को इंस्पायर भी किया, उनको इनकरेज भी किया। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में किस तरह से ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी तारीखदान हैं डॉक्टर सादिया अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरीके से आप हिस्ट्री को देखती हैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने किस तरह से तहरीक में अपना किरदार अदा किया? हाँ, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे हमेशा खुशी होती है कि हमारा जो नेशनल टेलीविज़न है इसके ऊपर हमेशा उन चीज़ों पर रोशनी डाली जाती है जो किस्सा पारीना होते हैं। जैसे ख़वातीन का किरदार है तहरीक आज़ादी में, इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। देखिए, हम ज़्यादातर अपने उन मेल लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, हम कायद आज़म के बारे में बात करते हैं, हम लियाकत अली ख़ान के बारे में बात करते हैं, हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इमोशनल सपोर्ट देने वाली ख़वातीन थी, ना सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दिया उन्होंने बल्कि पॉलिटिकल अमली मैदान में भी उन्होंने किरदार अदा किया। तो उनको याद करना आज के दिन अगस्त के महीने में आज़ादी के, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में। दूसरा आपको मैं ये बताऊं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो इस तहरीक के रूह रवां थे, उनके मुताबिक वो कहते थे कि जिस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बेशाना नहीं चलती वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये एक हमारा जो आइडियोलॉजी थी उस वक़्त की कि औरतों को भी साथ लेके चलना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए औरतों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले नाम लिया फातिमा जिन्ना का, मादरे मिल्लत, इनके बारे में सारे जानते हैं कि ये कायद आज़म की बहन थी और ज़्यादातर इसी तरह से बात की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इनसे पहले जो ख़वातीन थी, मैंने जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम लिया, तहरीक खिलाफत के रूह रवां थे। तो जो उनकी वालदा थी, उनके पीछे जो एक मोटिवेशनल फोर्स थी वो उनकी माँ थी, बी अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। और जो है उनके जो बेटे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत, तहरीक खिलाफत में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, एक फाउंडेशनल हम कह सकते हैं तहरीक आज़ादी के लिए। तो उनके पीछे देखें, उस ज़माने में, हम आज के दौर में भी, हम 2025 में बैठे हैं और हम 1947 और उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में भी ख़वातीन का किरदार कितना रिस्ट्रिक्शन का शिकार है, तो उस ज़माने में कितना होगा। तो उस दौर में उन्होंने मर्दों के जलसों की सदारत की, एक बहुत बड़ी बात थी। और वो उस तरह से कन्वेंशनल सिस्टम में उन्होंने तालीम नहीं हासिल की थी, तो उनका किरदार जो है वो हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। फिर उसके बाद देखें, मैंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात की, तो जो उनके पीछे मोटिवेशनल फोर्स थी वो उनकी वाइफ थी, और अमजदी बानो बेगम तहरीक के ख़िलाफ़ की वो सेक्रेटरी थी। तो इस तरह से उनके किरदार को हम भूल नहीं सकते हैं। आप ये मैं बताऊँ, वो पहली खातून थी जिन्हें तहरीक खिलाफत में जब उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया तो उनको जेल में जाना पड़ा। और 5 साल तक उन्होंने वो जेल बड़ी जो है ना हौसलामंदी से काटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है उस ज़माने के हवाले से। 1919 की अगर मैं बात करूँ, 1919 में वो जेल गई थी और 1925 में उस जेल से वो आज़ाद हुई थी। फिर इसके बाद ये देखें, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 1930 में कि हिंदुस्तान की तारीख़ का फ़ैसला करने के लिए बरतानिया में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने शोहर का साथ दिया। अच्छा, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे वो ये चाहते थे कि वो कभी भी ग़ुलाम मुल्क में ना दफनाए जाएं। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो आज़ाद मुल्क में दफनाए जाएं। तो ये उनके साथ थी और उसी दौरान उनका इंतकाल हुआ और वो उनके जस्ते खाकी को लेकर फ़लस्तीन गई और वहाँ उनको दफनाया गया। ठीक है। तो उसके अलावा जो वर्किंग कमेटी थी मुस्लिम लीग की, जब कायद आज़म ने तंजीमें नो करना शुरू की तो वो उसकी पहली मेंबर थी, द सोल लोनर ऑफ दैट मूवमेंट उस ज़माने में।
तो इसी तरह से उसके बाद की जो ख़वातीन हैं जिनमें आपने फ़ातिमा जिन्ना का नाम लिया, मादरे मिल्लत के नाम से वो जानी जाती हैं। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को बनाने में उनका जो है ना बहुत अहम किरदार है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन क्यों बनाई गई? 1940s की मैं अगर बात करूं तो उस ज़माने में जो हिंदू ख़वातीन थीं वो बहुत ज़्यादा आगे थीं, मुस्लिम ख़वातीन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो जो मुस्लिम ख़वातीन थी पारसी कॉलेज की वो स्टूडेंट्स थी, वो आई और उन्होंने कहा कि एक स्टेज ड्रामा पेश किया गया है और उस ड्रामे में जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनका बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया, उनको जालिम जाबिर बनाया गया है। तो हमारे लिए भी कोई ऐसी फेडरेशन होनी चाहिए, कोई ऐसी तंजीम होनी चाहिए जहां हम मुसलमानों का नुक्ता नज़र पेश करें। हमें हमारे कॉलेज में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती, तो इसलिए उन्होंने उनको मोटिवेट किया और इस स्टूडेंट फेडरेशन की, वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। इसके अलावा आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन बनाई जिसके रूह रमा जो हैं वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी, जो कि लियाकत अली ख़ान की मिसेस थी। अच्छा, शादी से पहले भी वो एक्टिव थी, ये नहीं था कि उनके हस्बैंड थे वो फर्स्ट लेडी थी। उससे पहले 1927 में जब साइमन कमीशन आया, मैं आपको बताऊं साइमन कमीशन इसलिए आया था, हिंदुस्तान में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं उनके लिए लेजिस्लेशन की जाए, कानून बनाया जाए। देखिए सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, तो ऐसी कौमों को इकट्ठा करने के लिए कानून साजी करना एक बहुत मुश्किल अमल था। तो उस चीज़ को करने के लिए साइमन यहाँ पर आए, जॉन साइमन 1927 में। तो उनके ख़िलाफ़ जो रिलीज़ निकली उनकी रूह रमा बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी और ये शादी से पहले की उनकी बात है, ठीक है। और उसी मैं बताऊँ इतना शदीद किस्म का प्रोटेस्ट था कि अगर आप नाम जानते हो हिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिन्हें हम नहीं जानते। लाला लाजपत राय, उसमें उनका इतनी ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि उनका इंतकाल हो गया, लाहौर से उनका ताल्लुक था। तो ऐसे जलसों में, ऐसी रैलियों में उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। ना सिर्फ ये बल्कि फलाही तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा, और ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, जाहिर सी बात है उसको कवर करना भी हमारे छोटे से सेगमेंट में बड़ा कम भी होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम अगर अपनी, हम कहते हैं तारीख से हम सीखते भी हैं और ये भी थोड़ा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कितना इवॉल्व किया विद टाइम। उस ज़माने की बात की जाए, आपने खुद भी मेंशन किया कि अब भी हम देख रहे होते हैं कि मिसोजिनी है, अभी भी हम देख रहे होते हैं कि मुश्किलात हैं हमारी ख़वातीन को कि वो आगे बढ़ें, ग्रो करें। उस ज़माने में किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस थे, सोशल पर्सपेक्टिव से भी, कल्चरल एस्पेक्ट से भी अगर बात की जाए, और किस तरह ख़वातीन ने इवॉल्व किया, एंड देन उस टाइम के चैलेंजेस को केटर किस तरह से किया गया? हाँ देखें, जो अगर हम एलीट ख़वातीन की बात करें तो उनमें तो तबका पढ़ा लिखा था। अब मैं एक नाम आपको बताती हूँ, डॉक्टर शाइस्ता इकरामुल्लाह। उस ज़माने की वो PhD थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात थी, पहली मुसलमान खातून। तो ऐसी ख़वातीन ने जो ऐसे लोग थे जिनके पास तालीम हासिल करने का ख़वातीन के पास नहीं था मौका, तो उनको मोटिवेट करने के लिए इन ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अपनी राइटिंग्स के थ्रू उनको जलसों में जाकर बुलाना, उनसे ख़िताब करना, उनको इकट्ठा करना। तो उस वक़्त जो रिस्ट्रिक्शंस थी ख़वातीन के, चादर और चार दीवारी का जो कॉन्सेप्ट था कि आपने बाहर नहीं निकला, अमली मैदान में नहीं आना, आपका किरदार है कि आपने घर में रहना है, खिदमत करनी है, तो उस चीज़ को तोड़ना एक बहुत बड़ा काम था। आज के दौर में भी हम इन चैलेंजेस को देख रहे होते हैं, लेकिन उस ज़माने के ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। तो इन ख़वातीन का हौसला था कि इन्होंने आगे बढ़कर ना सिर्फ लोगों को, ख़वातीन को मोटिवेट किया, उनको बाहर निकाला, बल्कि तहरीक पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा करने में इन औरतों का किरदार हम बैरियर ब्रेक करने की बात कर रहे होते हैं, तो ये इनको हमें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये तो चीज़ पहले ऐसी थी और अब ऐसी है, अब हमें ये आज़ादी हासिल है, तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया। तो ये तब की ख़वातीन थी जिन्होंने ये बैरियर्स ब्रेक किए, और आज हम देखें किस तरह से आज़ादी से यहाँ बैठ के बात करें। चैलेंजेस अभी भी हैं, नो डाउट, काम होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अपनी हिस्ट्री को देखना एंड देन किस तरह से हमने इवॉल्व किया, ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि चैलेंजेस चाहे जितना भी हमारे सामने हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चर हो, किसी भी लिहाज से हो, लेकिन तब भी अपने मुल्क के लिए हमने किस तरीके से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और इसमें जेंडर नहीं देखना कि ये मर्दों का सिर्फ काम है या सिर्फ ख़वातीन, हम सब ने मिलकर एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क को आगे लेके जाना। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आप उस वक्त की जो आम ख़वातीन थी, घरेलू ख़वातीन थी, उनका क्या रोल था तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में? मैंने आपको बताया कि उनके रोल की जो ज़रूरत थी उस वक़्त जलसों में आना,
एक बहुत बड़ा काम था। देखें, किसी भी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, और इक्वल पोर्शन में ख़वातीन ज़्यादा थी मर्दों की निस्बत। अगर हम उस ज़माने की बात करें तो उनको घरों से निकालना एक बहुत बड़ा काम था। और ख़वातीन आई, मैं आपको एक औरत थी, बच्ची थी बल्कि वो 14 साल की, सिंध में खैरपुर में, उन्होंने सिंध सेक्रेटेरिएट पे यूनियन जैक, जो उस वक़्त ग़ुलामी का निशान एक झंडा था, उसको उतार कर वहाँ पर ये मुस्लिम लीग का झंडा लहरा दिया। तो ये बहुत बड़ी काम, 14 साल की खातून थी, फातिमा सुगरा उनका नाम था। तो वो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ बहुत बड़ा कारनामा था। इन्हें उनका स्पेसिफिकली जलसों में आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये तो हमें चैलेंज आज भी नज़र आता है। हाँ। आज भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ख़वातीन को उस तरीके से हम नहीं मोबिलाइज कर पाते। इट इज़ स्टिल अ चैलेंज। और उस वक्त आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि उस वक्त जो चैलेंज ज़्यादा था, और उस वक्त अगर ख़वातीन निकली हैं, उस वक्त उन्होंने एक रोल प्ले किया है, तो ज़्यादा उसका हमें इम्पैक्ट नज़र भी आया उसके बाद तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसे में कुछ नाम अपने लिए भी हैं, आपने बीएमआ का भी जिक्र किया, बहुत सारे नाम अपने लिए, वाकई वो नाम है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। ये कितना ज़रूरी है कि उन नामों को भी उतना ही ग्लोरीफाई किया जाए आज के दौर में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के हमारी स्टूडेंट्स को, ख़वातीन को मोटिवेट करने के लिए कि अगर इन हालात में वो ख़वातीन आगे आकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। एक इतनी बड़ी ताकत ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद जो अपोजिशनल फोर्सेस थी, हिंदू, फिर उसके बाद सिख, फिर आप ये देखें कि एक ये अमल था जो जिसमें हिजरत, दो बड़े प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया है, उसमें उन ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ है, फिर किस तरह से उन्होंने इमोशनली अपने आप को, ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी ख़ानदानों को संभाला है। तो हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में अगर वो सर्वाइव कर सकते हैं। आज हम जो आज़ादी से सांस ले रहे हैं, यहाँ में बैठ के हम बात कर रहे हैं, इक्वली आप के साथ दे रही हैं, तो ये हमें उन ख़वातीन की बदौलत है जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, ऐसे में वुमेन लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है? जिस तरह उस ज़माने की बात की जाए, हम फातिमा जिन्ना की बात करें, बेगम राना लियाकत अली की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे नाम आपने भी ज़ाहिर है जिनका जिक्र किया। अब भी कितना ज़रूरी है? उस टाइम पे भी वुमेन लीडरशिप का क्या काम था बाकी ख़वातीन को आगे लेके आने में, और अब भी कितना ज़रूरी है कि वुमेन लीडर्स आगे आएँ और वो बाकी ख़वातीन को आगे ले जाने में उनके लिए राहें हमवार करें? हाँ जी, देखिए, ये सोसाइटी के ऊपर वेरी करता है कि, और हमारे लिए तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि देखें, आज भी अगर मैं जनरली आपको बताऊं, को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उस तरह से प्रिवेल नहीं कर रहा हमारी सोसाइटी में। अलग अलग सेगमेंट्स हैं, हम कहते हैं हमारी बच्चियाँ अलग पढ़ें, हमारे बच्चे अलग पढ़ें। तो इसी तरह अगर उनसे बात करने के लिए ख़वातीन लीडरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने उनको मोटिवेट करना है, अगर आपने उनकी फैमिली से बात करनी है, तो अगर मुस्लिम ख़वातीन होंगी, लीडरशिप होगी, तो वो बात बेहतर तरीके से कर सकती हैं बनिस्बत जो कि एक आदमी करेगा। तो इसके लिए आप देखें, बाज़ जगह जो हमारे बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, तो उन ख़वातीन के लिए लेडी डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी बात है। तो इसी तरह इस एरिया में भी जो मुस्लिम वीमेन लीडरशिप है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा वो आगे आएंगी उतना ज़्यादा हमें चेंज नज़र आएगा। बिकॉज वेरी राइटली सेड, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं उसको हम देखते हैं ज़रा, जब इक्वल है मर्द और ख़वातीन की तादाद, तो उसमें ख़वातीन का आना भी इक्वली इंपॉर्टेंट जैसे मर्द आगे आ रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हम ख़वातीन के रोल पर बात कर रहे थे, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में जिस तरीके से उनका किरदार रहा है, और वो स्टिल जो पाकिस्तान को ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में जो ख़वातीन का रोल है, हम उस पर बात कर रहे थे। जो कि ज़ाहिर है हम देखते हैं चैलेंजेस पहले भी थे, चैलेंजेस आज भी हैं, लेकिन हम सबको मिलकर इन चैलेंजेस को कम भी करना है और इन चैलेंजेस से निकलना भी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, निकलें, आगे बढ़ें, इस सोच से निकलें। वो जो एक सोच, जैसा सभी बात अक्सर करते हैं मिसोजिनी की, इससे वाकई हम सबको निकलना पड़ेगा कि अच्छा ये काम सिर्फ औरत करे या ये काम सिर्फ मर्द करे, या नहीं औरत कमज़ोर है, या ये जो भी आप राय रखते हैं, नो, इक्वली इंपॉर्टेंट। अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब एक मुल्क ने, एक कौम ने, एक कम्युनिटी ने आगे बढ़ना होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहा हो। आपसे लेंगे इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के शो से मुताल्लिक। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
दुरुस्त।